गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सेडिमेंट्री टेक्सचर। सेडिमेंट्री टेक्सचर में क्या पढ़ रहे थे? फॉर्म, शेप और साइज़। तो हम लोग साइज़ के बारे में पढ़े थे, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, सीव एनालिसिस, सेटलिंग वेलोसिटी, है ना। उसके बाद स्क्यूनेस पढ़े थे और यही सब पढ़े थे। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कर्टोसिस। ये साइज़ का लास्ट है, इसे ये कर लेंगे तो हमारा साइज़ ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि इट मेजर्स द पिकेडनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये कितना जो हमारा जो ग्रेन साइज़ है उसका कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन गया हुआ है, ये हमको बताता है कर्टोसिस। अब इस फिगर में आप देखिए, ये जो ये ग्राफ है, ये एक प्लॉट है किसका? ग्रेन साइज़ का। तो ये एक सिमेट्रिकल ग्राफ है। तो अब इसका जो पीक है वो यहाँ तक किया हुआ है। अब दूसरा भी एक ग्रेन साइज़ का सैंपल लेंगे, फिर उसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो देखेंगे कि ये जो सैंपल है जिसका पीक यहाँ तक गया था, उससे ज़्यादा पीक का, मतलब उससे ज़्यादा ग्रेन साइज़ का हमको यहाँ एक पीक मिला। फिर एक उससे कम भी मिल सकता है, उससे ये हमारा बेस है, इससे ज़्यादा मिल सकता है, इससे बड़ा भी मिल सकता है। तो जब ज़्यादा मिला तो हम लोग उसको बोले हैं लेप्टोकर्टिक। यहाँ पे हमारा के क्या होगा, मतलब कर्टोसिस क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन इस केस में हमारा कर्टोसिस क्या होगा? लेस देन, यहाँ कर्टोसिस क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, यहाँ कर्टोसिस क्या होगा? लेस देन 1 होगा। जब ग्रेटर देन 1 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लेप्टोकर्टिक, मतलब जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे ज़्यादा का हमारा पीक अगर हुआ तो वो हमारा लेप्टोकर्टिक, और उससे कम का हुआ तो हमारा प्लेटिकर्टिक। और इन दोनों के बीच में एक लाई करता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोकर्टिक। ठीक है। और यहाँ पे कर्टोसिस का फार्मूला है कि 75 - 25/2 × 90 - 10 पी। फिर यहाँ पे क्या है? पी है यहाँ पे परसेंटाइल। यही परसेंटाइल हर जगह पी का मतलब वही होता है, परसेंटाइल, परसेंटेज ऑफ ग्रेन ग्रेटर दैन द पार्टिकुलर ग्रेन साइज। दो और फार्मूला है हमारे पास, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन। उसका 60/10 या P30 का स्क्वायर बाई P60 × P10। ये आजकल एग्जाम में आ रहे हैं इनसे क्वेश्चन, इसलिए ये दोनों फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो कर्टोसिस करके हमारा जो साइज़ है वो ख़त्म हो गया। तो साइज़ में हम लोग क्या, वो जो इतना पढ़े हम लोग उससे क्या सीखे कि हम लोग सॉर्टिंग पता कर सकते हैं। फिर जो हमारा जो जितना भी सेडिमेंट्स है उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि किधर फाइनर है, किधर कोर्स है। ग्राफिकल मेथड से या मैथमेटिकल मेथड से हम लोग वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं किस पे? शेप पे। साइज़ में पढ़े थे ग्रेन साइज़ का रेंज निकालना, सॉर्टिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब पढ़े थे। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे शेप में क्या करेंगे कि राउंडनेस और स्फेरिसिटी। तो राउंडनेस के बारे में पढ़ते हैं कि वो बता रहा है कि कोई भी हमारा ग्रेन साइज़ है वो कितना एंगुलर है। जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ये ज़्यादा एंगुलर है, ये शार्प है, शार्प हिंज है इसका। ठीक है। लेकिन यही चीज़ देखो यहाँ पे क्या है, जो उसका जो हिंज है या उसका जो एज है वो कितना है? वो क्या है? प्लेन है ना, सर्कुलर शेप का है। ठीक है। तो ये हमारा राउंडनेस है। दूसरा, अब हम राउंडनेस के बारे में पढ़ते हैं कि दो तरह का तरीका है इसमें, वॉडल्स राउंडनेस और बोल्सन एंड फोक। दो तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे तो ये आपको बता रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि ये एक हमारा रॉक है, ये इस तरह का रॉक दिख रहा है। ठीक है, इरेगुलर शेप का है। तो अब हमें इसका निकालना है राउंडनेस निकालना है वेडल्स राउंडनेस मेथड से या बोल्सन एंड फोक मेथड, दोनों मेथड से। तो इसका एज देखिए आप, इसका ऐसे तो बहुत सारा एज है लेकिन इसका मेजर एज 1 2 3 4 5 मान लीजिए। ठीक है। थोड़ा इसको और कर्व बना देते हैं इसको, ये मान लीजिए 5 एज। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया? 5 एज हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो अब देखिए कि इन सबों में करना क्या है हमको कि यहाँ से एक, इस एज से एक सर्कल ड्रॉ करना है। सपोज़ कीजिए ये एक सर्किल हो गया हमारा, 1 2 3 4 5। ये हमारे पास 5 सर्कल हो गया। सॉरी, थोड़ा ब्लर हो गया था। वो हमने क्या किया कि जो हर एक कॉर्नर से एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश की।
एक लगभग सर्कल एक ड्रॉ कर दिए हम लोग यहाँ पे। अब इन सभी सर्कल का रेडियस देखिए, इसका रेडियस, इसका रेडियस, इसका रेडियस, इसका रेडियस और इसका रेडियस, सबका अपना अपना रेडियस हो गया। ठीक है, अब एक मेजर सर्कल बनाएंगे इन सभी के सेंटर से। इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ है, फिर यहाँ है। इन सबों से एक और हम सर्कल बनाएंगे यहाँ पे, एक राउंड करके। देखते हैं, अच्छे से समझिएगा इसको। ये जो हमारा सर्कल है वो इन सबों के सेंटर से पास हो रहा है। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, और एक हमारा जो रॉक का बेसिक फ्रेम है वो तो ऐसा है ही हमारे पास। तो अब ये वॉडल्स राउंडनेस जो है वो उसका क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है RW इज इक्वल टू समेशन ऑफ R नंबर ऑफ एज इंटू 1/रेडियस। तब क्या हुआ, ये वॉडल्स राउंडनेस है, समेशन ऑफ R, सॉरी स्मॉल r, तो समेशन R। अब इसका 2 सेंटीमीटर, 3 2 3 2 जितना भी साइज़ का इसका रेडियस है, इन सबों का रेडियस का यहाँ पे सम बाई नंबर ऑफ एज। एज कितना है हमारे पास, 3 2 5। मान लो कि ये 2 है, ये 3 है, 2 3 5, 2 7, 2 9, 2 11। मान लो कि ये हमारा RW क्या हुआ, जो रेडियस है वो 11 हो गया। टोटल नंबर ऑफ n हमारा क्या है, नंबर ऑफ एज। तो नंबर ऑफ एज कितना हुआ, एज हुआ हमारे पास 5 इंटू 1/r। 1/r क्या है हमारा, जो बड़ा सर्कल है, एक्चुअली यहाँ सर्कल बना नहीं है लेकिन सर्कल बनेगा, तो ये जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस, उसका रेडियस कितना होगा, सपोज कीजिए कि इसका रेडियस होगा 5, तो 1/5। तो इस तरीक़ा से हम लोग वॉडल्स राउंडनेस निकाल सकते हैं। अब बात आती है बोल्सन एंड फोक का। तो बोल्सन एंड फोक का क्या फॉर्मूला है, स्मॉल r बाई कैपिटल R। तो स्मॉल r खोजेंगे जो सबसे छोटा होगा, रेडियस सबसे छोटा मान लो 2 है, अब बड़ा r रेडियस हमारा 5 है, 2/5। ये हमारा हो गया RF बोल्सन एंड फोक मेथड से, और ये हो गया हमारा वॉडल्स राउंडनेस। जनरली एग्जाम में ये बोल्सन एंड ये वॉडल्स राउंडनेस आता है, इसलिए इस पर ध्यान देना है। तो ये 2 तरीक़ा से हम लोग निकाल लिए। एक बार फिर समझा दे रहे हैं, ये हमारा बेसिक रॉक का फ्रेमवर्क है, ये जो ब्लैक लाइन से दिख रहा है। हमने क्या किया, जितना उसका एज है उस एज से एक सर्कल ड्रॉ किया। तो हमारे पास 5 एज था तो 5 सर्कल ड्रॉ हुआ। अब इन सबों सर्कल के सेंटर से हमने एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ हो गया। अब फार्मूला में था कि समेशन ऑफ स्मॉल r जितना भी हमारे पास r है, हमारे पास 5 एज है इसलिए 5 r है, उन सबों का रेडियस का सम तो निकाले हम लोग, तो यहाँ हमारा आया 11। ठीक है, अब हमारा बाई नंबर ऑफ एज, तो एज तो हमारे पास 5 था, इंटू 1/r। 1 क्या, r क्या है, r है हमारे पास जो बड़ा सर्कल है उस बड़ा सर्कल का रेडियस। तो बड़ा सर्कल का रेडियस हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5 है, इस करके हमारा निकल गया छोटा। और बोल्सन एंड फोक मेथड से क्या हो जाएगा कि छोटा r बाई बड़ा r, तो छोटा r हमारा 2 था, बड़ा r 5 था। इस मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये था शेप का कहानी। अब पढ़ते हैं स्फेरिसिटी के बारे में। स्फेरिसिटी क्या है कि हाउ क्लोजली ए पार्टिकल रिजेंबल्स द स्फीयर, मतलब वो स्फीयर की तरह कितना स्फीयर की तरह दिख रहा है, स्फीयर की तरह लुक अलाइक कर रहा है। तो इसमें क्या है कि रेंज है इसका 0 to 1। तो अगर किसी का भी स्फेरिसिटी 1 है मतलब कि वो परफेक्ट स्फीयर में है, और अगर 0 है तो वो स्फीयर नहीं है। तो जो स्फेरिसिटी है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1 तक का। कोई भी सेडिमेंट लेंगे या कोई भी पार्टिकल लेंगे, उसको हम क्या देखें, उसको हम अगर स्फेरिसिटी देखेंगे तो वो उसी दोनों के बीच में लाई करेगा हमारा। तो स्फेरिसिटी के लिए हमारे पास 2 फार्मूला बताया गया है। एक पहला वॉडल्स का यहाँ भी था, राउंडनेस भी था, और यहाँ पे इसका स्फेरिसिटी भी आया है। तो क्यूब रूट ऑफ VP/VCS। VP क्या है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल है उस वॉल्यूम का, सॉरी उस पार्टिकल का वॉल्यूम, और VS क्या है, वॉल्यूम ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग स्फीयर।
मतलब कि पार्टिकल का वॉल्यूम, जैसे एक फिगर देखो, एक ये है ऐसे, तो ये एक हमारा पार्टिकल है, लेकिन अब और इसका एक ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। तो ये जो हमारा पार्टिकल का शेप था, ये पार्टिकल का शेप का वॉल्यूम प्लस जो सर्कमस्क्राइबिंग स्फीयर है उसका वॉल्यूम Vp/VCS, तो हमें ये क्या देगा, ये देगा बॉडल्स स्फेरिसिटी। तो क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग स्फीयर। अब हम लोग करते हैं एक और स्फेरिसिटी का फॉर्मूला है, वो है BC/√A²। तो यहाँ पे हमारा कोई भी रॉक है तो वो तो 3D में होगा ना, 2D में तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई एक रॉक है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से ऐसे 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 ये एक सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो रॉक है ये 3D में रिप्रेजेंटेशन है इसका, तो कोई इसका लॉन्ग एक्सिस होगा, कोई इसका इंटरमीडिएट होगा, कोई इसका शॉर्ट होगा ना, क्योंकि ये 3D में रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो ये जो फार्मूला है उसके बेसिस पे क्या है कि BC/√A²। B हमारा क्या है, इंटरमीडिएट एक्सिस, ठीक है, और C हमारा क्या है, शॉर्ट एक्सिस। ये क्या हुआ, ये शॉर्ट हो गया, ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा लॉन्ग एक्सिस हो गया। तो ये बोलता है BC/A²। ये हमारा B क्या है, हमारा B है हमारा इंटरमीडिएट, और C क्या है हमारा शॉर्ट, और A क्या है हमारा लॉन्ग एक्सिस। अब इसका क्यूब रूट, B इंटरमीडिएट, C शॉर्ट, A हमारा लॉन्ग, तो ये हमें स्फेरिसिटी दे देगा। ये भी तरीका है निकालने का, ठीक है। अब आप ये स्फेरिसिटी देखेंगे और एंगुलरिटी देखेंगे। तो ये जो हमारे पास ये रॉक सैंपल है, इसका आप स्फेरिसिटी देखिए, ये लगभग स्फेयर की तरह दिख रहा है। भले इसमें बहुत सारा एजेस है, लेकिन ये स्फेयर की तरह दिख रहा है, अब ये देखिए लगभग स्फेयर बन गया, और ये जो है वो स्फेयर हो ही गया, पूरा का पूरा कंप्लीट स्फेयर हो गया। अब लो स्फेरिसिटी देखिए, इनका स्फेरिसिटी देखिए, ये बिल्कुल स्फेयर की तरह शेप है, ये प्रोलेट की तरह है। कहीं भी ये स्फेयर तो सर्कुलर होना चाहिए था ना, 3D में वो सर्कुलर होना चाहिए था, लेकिन देखिए ये है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। ये किस शेप का, प्रोलेट शेप का हो गया। लेकिन भले ही इसके पास स्फेरिसिटी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक में इसका एंगुलरिटी जो है वो कम होते जा रहा है। ये जो है हाई स्फेरिसिटी, इसमें एंगुलरिटी ज़्यादा है, और यहाँ पे वो स्फेरिसिटी में फुल स्फेयर में बदल गया। यहाँ पे इसके पास स्फेरिसिटी कम है, लेकिन इधर की तरफ जब जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, वेल राउंडेड। इसका एज सब क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे इसका एज ख़त्म हो रहा है। एंगुलर सबसे ज़्यादा एंगुलर है, एंगुलर, फिर सब एंगुलर, सब राउंडेड, राउंडेड और वेल राउंडेड। तो ये जो है वो वेल राउंडेड, लेकिन स्फेरिसिटी क्या है, बहुत लो है इसमें। ये क्या है, ये वेल राउंडेड भी है और हाई स्फेरिसिटी भी है। ये वेल राउंडेड भी है और इसमें भी हाई स्फेरिसिटी है, इसके इतना नहीं लेकिन है। ये स्फेरिसिटी भी नहीं है इसमें, और एंगुलरिटी भी ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो गया। अब आप स्फेरिसिटी और एंगुलरिटी को रिलेट करेंगे कि कोई भी एक रॉक सैंपल है जिसमें बहुत सारे एजेस हैं, डिफरेंट एजेस है, यहाँ दिख रहे हैं। अगर मान लो कि आप कॉलेज से घर जा रहे हो, तो आपके पास एक सामने दिखा है एक पत्थर जो कि डिफरेंट शेप का है, एंगुलरिटी बहुत है। अगर उसे आप पैर से मारते अपने घर तक लेके जाओगे, तो उसमें आप देखोगे कि फर्दर जो है एंगुलरिटी में कमी आएगा। रीज़न क्या होगा कि उसके जो एजेस हैं वो क्या होंगे कि किसी न किसी पत्थर से, रोड से कहीं ना कहीं वो टकराएंगे, और उनका एजेस जो है वो जो शार्प एजेस होगा इस तरह का, वो हल्का सा कर्व आएगा, ये इसका टूट जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन आपके कॉलेज से आपके घर तक जाने में
ये ट्रांसपोर्ट होके यहाँ गया, तो उसमें क्या हुआ कि इसका जो एंगुलरिटी है वो कम हो गया उसका एंगुलरिटी। वैसे ही जब एंगुलरिटी कमेगा तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली इसमें स्फेरिसिटी का गुण आएगा। अब ये धीरे धीरे ऐसे आके आगे फर्दर जाके ये हो सकता है ये कर ले, इस तरह का स्पेस इसके एक्वायर कर लेगा, ये शेप एक्वायर कर लेगा इस तरह का। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की वजह से एंगुलरिटी कम हो रहा है और स्फेरिसिटी हमारा इंक्रीज करते जा रहा है। सो लॉन्गर द ट्रांसपोर्टेशन, जितना दूर तक वो जाके ट्रांसपोर्ट करेगा ही उतना क्या होगा, लेसर द एंगुलरिटी एंड हायर द स्फेरिसिटी। स्फेरिसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना लंबा ट्रांसपोर्ट होगा, जितना दूर ट्रांसपोर्ट होगा, उतना ही उसमें कम एंगुलरिटी देखने को मिलेगा और उतना ही ज़्यादा स्फेरिसिटी मिलेगा। कोई भी एक सोर्स जहाँ से रॉक वेदर्ड हुआ वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा एंगुलर होगा, सबसे कम स्फेरिसिटी होगा उसके अंदर। और फिर जहाँ जाके वो डिपॉजिट हुआ, तो अगर सोर्स से कंपैरिजन करेंगे उसको हम, तो क्या होगा कि उसके कंपैरिजन में वो जो है उसमें एंगुलरिटी कम भी होगा और जो है स्फेरिसिटी वो ज़्यादा होगा। जैसे आप ये इस वाले एग्जांपल में ये जो आपको मिला था कॉलेज के पास, ये इरेगुलर था, एंगुलर था, लेस स्फेरिसिटी था। लेकिन जब आप इसको घर तक ले गए, इसको पैर से मारते मारते, तो इसके अंदर स्फेरिसिटी भी आ गया और एंगुलरिटी इसका चला गया। तो आप और ज़्यादा दूर ले जाएंगे तो फर्दर आपको इस तरह का शेप का मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिसाइड करेगा कि एंगुलरिटी और स्फेरिसिटी कैसा होगा किसी भी रॉक सैंपल का। तो इस तरीके से हमारा शेप भी ख़त्म हो गया। शेप में वॉडल्स, राउंडनेस और स्फेरिसिटी, ये दो चीज़ पढ़ना था। उसमें कुछ फार्मूलाज है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हम पढ़ते हैं फॉर्म। फॉर्म मतलब कि वो जो पार्टिकल है वो किस तरह से अरेंज्ड है, उसका अपीयरेंस कैसा है, वो कैसा रहा है। ठीक है, तो ये बताता है हमारा फॉर्म। तो फॉर्म में एक आता है जिंक्स फॉर्म इंडेक्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये आजकल। तो अगर आपके लिए एक एग्जांपल बताते हैं इसको, ये एक देखिए कि एक कोई शेप का हमारे पास रॉक है, ये एक शेप का है। तो इसके पास 3 एक्सिस होगा, ए बी सी, 3 डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये 3D इमेज है। तो इसका ए क्या था हमारा, ए था हमारा लॉन्ग, बी इंटरमीडिएट, सी शॉर्ट, यही था। तो इसका वैल्यू दिया है, लॉन्ग का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर है, और बी जो है ये 3 सेंटीमीटर है, सी जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, लॉन्ग, इंटरमीडिएट, शॉर्ट। शॉर्ट ऑब्वियसली शॉर्ट होगा, इंटरमीडिएट ऑब्वियसली इंटरमीडिएट होगा, लॉन्ग हमेशा ही लॉन्ग ही होगा। ठीक है, तो ये है। तो इसमें एक क्लास डिफाइन किया गया है, उसमें आपको बताना है कि B/A और C/B, आप इन दोनों का वैल्यू निकालिए। B क्या है, इंटरमीडिएट बाई लॉन्ग, C क्या है, शॉर्ट बाई इंटरमीडिएट। तो इसको आपको निकालना है। B क्या है हमारा 3, A क्या है हमारा 4, C क्या है हमारा 1, B क्या है हमारा 3। अब देखिए इसका वैल्यू निकालिए। 3/4 का वैल्यू कितना होगा 0.75 और C/B का वैल्यू कितना होगा 0.33। ठीक है, अब आप देखिए इसको इस टेबल से कंपेयर कीजिए। हमारा 2/3 कितना होता है 2/3 होता है हमारा 0.66। अब आपको B/A कंपेयर करना है। B/A आपका 0.75 है, तो और 2/3 कितना 0.66। तो B/A आपका 0.66 से बड़ा है, तो किस रेंज में आएगा, इन्हीं दोनों रेंज में आएगा, क्योंकि यही दोनों जो है वो ग्रेटर दैन 2/3।
ये दोनों तो आ नहीं सकता क्योंकि 0.75 वैल्यू है हमारा और है लेस देन 0.66, तो ये दोनों हो ही नहीं सकता। अब इस दोनों की बात करते हैं, तो ये किस में आया, इस दोनों में आया। अब सी बाई बी निकालते हैं, सी बाई बी हमारा 0.33, ये क्या है 0.66 से छोटा है, ये क्या है 0.66 से छोटा, ये क्या है बड़ा, तो बड़ा तो नहीं चाहिए हमको, छोटा चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब कि ये हमारा किसका क्लास का है, ये जो हमारा ग्रेन था जिसका ये लॉन्ग शॉर्ट और इंटरमीडिएट एक्सिस का ये जो हमारे पास इसका ये था एक्सिस था, तो उसका जो किस क्लास में आया, वो क्लास 1 में आया। क्यों, क्योंकि इसका जो b बाई ए है वो ग्रेटर दैन 2/3 है 0.66 और c बाई बी है वो लेस दैन 2/3 है 0.66। तो ये जो हमारा रॉक सैंपल देखने को मिला वो किस शेप का होगा, वो होगा ऑब्लेट डिस्क्वाइडल टैबुलर, ये इसका शेप होगा। एग्ज़ाम में ये आपको वैल्यू दिया रहेगा ABC का वैल्यू और पूछेगा कि आप इसका शेप बताइए, तो आपको ऐसे करके इसको निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस क्लास में आ रहा है, जिस क्लास में आ रहा है उस क्लास में क्या शेप है, ठीक है, उसके बेसिस पे। तो इसको भी याद करना ज़रूरी है। आप किसी और के लिए भी निकाल सकते हैं और उसके लिए देख सकते हैं कि b बाई ए और c बाई बी का क्या वैल्यू आ रहा है, किस रेंज में वेरी कर रहा है, जिस रेंज में करेगा वो उसका रिस्पेक्टिव शेप हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं जिंक्स फॉर्म इंडेक्स। तो अभी हमने पढ़ा था फॉर्म में क्या था कि हमारा जो सेडिमेंट है उसका कैसा अपीयरेंस है, वो कैसा दिख रहा है, तो इससे हम लोग निकाल दिए कि हाँ वो ओबलेट की तरह है, वो प्रोलेट की तरह है, ओबलेट हमारा ऐसे होता है, प्रोलेट हमारा ऐसे होता है, ठीक है। फिर इक्वेंट है, इक्वल ओबलेट है, टैबुलर शेप का है, ब्लेडेड है, ठीक है, रॉड शेप का है, किस शेप का है वो आ गया यहाँ पे, आप पता कर लेंगे कि जो आपका पार्टिकल है वो किस शेप का है, ठीक है। फिर बात करते हैं, अब फैब्रिक की बात करते हैं। फैब्रिक क्या है कि जो हमारा इंडिविजुअल ग्रेन है, ठीक है, आपको हम बताते हैं यहाँ पे कोई हमारा इंडिविजुअल ग्रेन है, इसका कैसा अरेंजमेंट है, और नेक्स्ट हमारा एक ऐसा ग्रेन है उसका कैसा अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये बता रहा है फैब्रिक क्या है कि हमारा जो इंडिविजुअल ग्रेन्स है, जब उस एग्रीगेट है, उस ग्रेन का एग्रीगेट वो अरेंज्ड कैसे है, किस मैनर में अरेंज्ड है, ठीक है, द वे इन विच इंडिविजुअल ग्रेन्स आर अरेंज्ड, ठीक है, जो ग्रेन्स है हमारा वो किस तरीके से अरेंज्ड है ये हमको बताएगा हमारा फैब्रिक। तो इसमें हम पढ़ते हैं ग्रेन पैकिंग, पहले ग्रेन पैकिंग पढ़ते हैं कि ग्रेन पैकिंग मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा ग्रेन्स है, ये इंडिविजुअल ग्रेन्स ये कैसे पैक्ड है, ये इस मैनर में है या इस मैनर में, कैसे पैक्ड है हमारा ग्रेन्स, ठीक है। तो ये इसके बारे में पढ़ते हैं। अभी आप फैब्रिक पढ़ रहे थे, फैब्रिक में डिफरेंट ग्रेन्स का अरेंजमेंट कैसे वो एक दूसरे से कांटेक्ट में रहता है। तो पहले आप देखिए ये हमारे पास क्या है, ये दो ग्रेन है, ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, किसी के कांटेक्ट में कोई नहीं है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि एक ग्रेन दूसरे ग्रेन से कांटेक्ट में सिर्फ एक पॉइंट से, एक पॉइंट सिर्फ इसका एक पॉइंट दूसरे ग्रेन के कांटेक्ट में है। अब थर्ड में आप देख रहे हैं लॉन्ग में क्या है कि एक पॉइंट नहीं, एक लाइन है जो दो ग्रेन के बीच के कांटेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है, फर्दर ये अलग अलग था, इसको प्रेस कर दिए इधर से, इसको ऐसे प्रेस कर दिए, जब प्रेस करे तो क्या हुआ, कांटेक्ट में आया, फर्दर और प्रेस करे इसको, और प्रेस करे, है ना, इसको क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, यहाँ से प्रेस किए इसमें आए, तो ये जो पॉइंट था ये हमारा कांटेक्ट होके ये ज़्यादा लाइन में बन गया, लाइन कांटेक्ट हो गया। फिर इसके बाद इसमें आए और कांटेक्ट कर दिए, कॉम्पैक्ट कर, इधर से भी दाबे इधर से भी दाबे, दोनों तरफ से दाब दिए। तो क्या हुआ कि अब देखिए किसी के लिए कॉन्केव, किसी के लिए कॉन्वेक्स का काम कर रहा है ये, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्केवो कॉन्वेक्स कॉन्टैक्ट। यहाँ लाइन था, यहाँ कॉन्केवो कॉन्वेक्स। अब क्या हो गया, सुचर्ड का क्या है कि ये जो कांटेक्ट था ये इसमें इतना ज़्यादा हम लोग फोर्स लगा के इसको ऐसे दाब दिए कि जो इसका बाउंड्री था ये टूट गया, सब बाउंड्री इसका टूट गया, बाउंड्री टूट के वो एक दूसरे में के कांटेक्ट में आ गया। तो ये फर्दर
ये बहुत ज़्यादा प्रेशर पे होगा ऐसे, ये सबसे कम पे, फर्दर इधर हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा सबसे सुचर्ड जब मिल रहा है इसका मतलब है कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा है। ठीक है, तो ये ग्रेन के कांटेक्ट को हम देख के ये बता पाएंगे कि इसमें कितना प्रेशर लगा है, ज़्यादा या कम। ठीक है, फ्लोटिंग है, पॉइंट है, लॉन्ग है, कॉन्केवो कॉन्वेक्स है और सुचर्ड है हमारे पास। तो ग्रेन कांटेक्ट पर लिए, अब हम पढ़ेंगे ग्रेन का ओरिएंटेशन, मतलब ग्रेन जो है किस डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। जैसे ये दो जो कंडीशन है हमारे पास, ये है स्टिल वाटर का, वाटर क्या है, स्टिल है, मतलब वो हिल नहीं रहा है इधर उधर। तो इस केस में क्या है कि हमारा जो ग्रेन है जिस तरीके से उस बेसिन में, किसी न किसी बेसिन में आया होगा, उस बेसिन में जिस तरीके से आया उसी तरीके से वो डिपॉजिट हो गया तो जिसका जैसा दिख रहा है वो उसी टाइप में डिपॉजिट हुआ। फर्दर इस पर कंप्रेशन हुआ, लिथिफिकेशन हुआ तो उसी शेप में वो डल गया। लेकिन अब जब यहाँ आ रहा है रनिंग वाटर के केस में क्या है, रनिंग वाटर जो है वो ग्रेन्स को क्या करेगा, फोर्स करेगा उसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए जिस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो ग्रेन्स है वो ग्रेन्स क्या कर रहा है, रनिंग वाटर हमारा इधर से इधर की तरफ है तो वो जो ग्रेन है उसका ओरिएंटेशन भी इधर की तरफ वो करके रख दिया है। अब इसी तरह वो डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा तो जब हम इस फीचर को देखेंगे है रॉक में, तो सेडिमेंट्री रॉक में, तो हम समझ पाएंगे कि हमारा जो वाटर था या विंड का डायरेक्शन था या कुछ भी कोई ऐसा ट्रांसपोर्टिंग एजेंट था वो इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रहा था, इसीलिए जो सेडिमेंट है वो इस डायरेक्शन में की तरफ फेस करके है। सेम हमारे पास यही है रनिंग वाटर। अब ये रनिंग वाटर के परपेंडिकुलर में इसका अरेंजमेंट हुआ है और ये देखिए ये रनिंग वाटर के अपोजिट में इसका अरेंजमेंट हुआ है। तो डिफरेंट टाइप्स का अरेंजमेंट है कि कैसे हमारा ग्रेन जो है वो अरेंज करेगा। फैब्रिक में यही पढ़ना ही है हमको कि कैसे हमारा ग्रेन्स अरेंज कर रहा है। ये भी एक अरेंजमेंट है, रनिंग वाटर के अपोजिट में, रनिंग वाटर के ऑब्लिक में, रनिंग वाटर के पैरेलल में। ये हमारे पास ये सब चीज़ है जानने के लिए। तो ग्रेन पैकिंग बता दिए आपको, ग्रेन कॉन्टैक्ट बता दिए सॉरी, और पार्टिकल ओरिएंटेशन आपको बता दिए। ये दोनों का फिगर दिखाए हैं आपको, समझ आया होगा। पार्टिकल का ओरिएंटेशन वाटर के डायरेक्शन में था कि नहीं था। उसके बाद ग्रेन कॉन्टैक्ट, वो पॉइंट, ये सीरीज़ है, फ्लोटिंग, पॉइंट, लॉन्ग, कनकेवो कन्वेक्स और सुचर्ड। लॉन्ग की जगह यहाँ लाइन में लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, फ्लोटिंग, पॉइंट, लाइन, कॉन्केवो कॉन्वेक्स और सुचर्ड। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे कंप्रेस करते जा रहे हैं, कंप्रेस करते 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 यह सुचर्ड के पास आके यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्रेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे वो क्या हो, लाइन जो है वो ये इस तरह से सूचर करने लगेगा, सूचर टाइप का दिखेगा। नेक्स्ट आपके पास है पैकिंग डेंसिटी। पैकिंग डेंसिटी ये यहाँ पे एक बताए थे, ये हमारे पास क्यूबिकल पैकिंग है। ये जो ग्रेन्स है वो क्यूब बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरह का पैकिंग है, ये क्यूबिकल पैकिंग है ये। तो इसी तरह हमारे पास और भी है, जैसे कि हेक्सागोनल पैकिंग है, रोम्बोहेड्रल है, ऑर्थोरोम्बिक है, टेट्रागोनल है, ट्राइक्लिनिक है, सबका रिस्पेक्टिव वो पैकिंग डेंसिटी दिया हुआ है। तो ग्रेन्स हमारा क्यूबिक में भी वो अरेंज हो सकता है, हेक्सागोनल में भी अरेंज हो सकता है, जितना और दिया है सबके टाइप में अरेंज हो सकता है। तो क्यूबिक में आप देख सकते हैं कि क्यूबिक में जब पैकिंग करे थे हम, तो उस समय जो स्पेस बिटवीन ग्रेन था वो बहुत ज़्यादा था। ये भी एक क्यूबिक बना रहा है, ये भी एक क्यूबिक बना रहा है, तो जो ग्रेन्स के बीच का जो स्पेस है वो क्या है, वो है ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्पेसिंग देखने को मिलेगा क्यूबिक में, इसलिए इसका डेंसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम किसके पास है, ट्राइक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल के पास, इस दोनों के पास सबसे कम है। ठीक है, यही कुछ टाइप है जिस ग्रेन जो है वो अब अरेंज होके अपने मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आके और इस टाइप के पैकिंग में अरेंज हो सकता है। क्यूबिक में, हेक्सागोनल में, ऑर्थोरोम्बिक में, टेट्रागोनल में, ये सब में वो अपने आप को अरेंज कर सकता है। ठीक है, तो ग्रेन पैकिंग हो गया। इसमें एक और आता है टेक्सचरल मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी वर्ड के लिए इसमें हम लोग अभी पीछे हम लोग पढ़े थे कि ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होने से क्या होता है, एंगुलरिटी, लेस एंगुलरिटी।
ठीक है, एंगुलरिटी कम हो जाता है, हाई स्फेरिसिटी होता है, और इनकी वजह से हमारा सॉर्टिंग भी अच्छा होता है। तो क्या है कि टेक्सचुअल मैच्योरिटी को गेन करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जब ज़्यादा होगा तो हमारा एंगुलरिटी कम हो रहा है, मतलब टूट टूट कौन रहा है, वो टूट रहा है जो कमज़ोर है। तो जो बचा रह गया वो क्या है, मैच्योर हो गया। तो एंगुलरिटी हमारा क्या डिसाइड करेगा, मैच्योरिटी भी डिसाइड कर रहा है, क्योंकि जैसे ही हमारा कम एंगुलरिटी होगा तो हम बता देंगे कि इसका ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हुआ है, इसलिए ये इसका मैच्योरिटी भी ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा लंबा ट्रैवल किया है, ज़्यादा अंदर ज़्यादा रेसिस्टेंट है, वो जल्दी टूटेगा नहीं। फिर स्पेसिसिटी भी वही है, जो उसके एजेस होंगे, ठीक है, वो टूट जाएंगे उसके, फिर वो गोल हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या करेगा, मैच्योरिटी को बताएगा। अगर एंगुलरिटी कम है, स्फेरिसिटी ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, टेक्सचुअल मैच्योरिटी को बताया कि ये एक मैच्योरिटी को अटेन किया है। कौन से मैच्योरिटी को, टेक्सचुअल मैच्योरिटी को। मिनरलॉजिकल मैच्योरिटी भी एक होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और ये सब ये सब क्या करेगा, सॉर्टिंग को भी इन्हांस कर देगा। तो ये देखो, वेल सॉर्टेड ग्रेन्स, जब हमारे पास बहुत ही अच्छे से सॉर्टेड ग्रेन्स, मतलब वो जो फिगर दिखाए थे उस फिगर में सबसे फर्स्ट वाला जो फिगर था उसमें हमारा क्या था, सबसे वेल सॉर्टेड ग्रेन्स था, मतलब एक ही टाइप का ग्रेन था और चारों ओर वो फैला हुआ था। तो उस टाइप का जब वेल सॉर्टेड ग्रेन्स देखने को मिलेगा तो वो हमें बताएगा कि वो हाई मैच्योरिटी कंडीशन में ऐसा हुआ होगा। ठीक है, अब वेल राउंडेड भी है ना, वेल राउंडेड भी है, लेस एंगुलरिटी भी है, हाई स्पेसिसिटी भी है, तो ये सब हाई मैच्योरिटी को बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है लेस क्ले साइज सेडिमेंट। अगर क्ले साइज सेडिमेंट कम मिलेगा तो उसका मैच्योरिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब अगर ज़्यादा क्ले साइज मटेरियल मिल गया, उसमें सेडिमेंट मिल गया, तो उसका मैच्योरिटी कम होगा। ये क्यों होगा, क्ले साइज के कारण क्यों होगा, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप जान लीजिए कि एंगुलरिटी कम और स्फेरिसिटी ज़्यादा होने के कारण सॉर्टिंग हमारा बहुत अच्छा होगा, और सॉर्टिंग अच्छा हमारे टेक्सचुअल मैच्योरिटी को बताता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने शेप और फैब्रिक ख़त्म किया, और सबसे पहली बार आज हमने मैच्योरिटी टर्म को देखा। यहाँ पे टेक्सचुअल मैच्योरिटी को कैसे अटेन किया गया, इसको अटेन करने के लिए लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन दिया गया, इसके कारण उसका एंगुलरिटी कम हुआ, स्फेरिसिटी बढ़ गया, तो वेल सॉर्टिंग दिखा, और वेल सॉर्टिंग जो है वो हमें टेक्सचुअल मैच्योरिटी को बताता है। तो इसी तरह हमें मैच्योरिटी के बारे में पता चला। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे परमेबिलिटी एंड पोरोसिटी, ये इसको डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।